नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि वहां पर बड़ी रोचक राजनीति चल रही है दो गुटों में। ये 2 साल पहले जुदा तो हो गए थे, लेकिन आज भी नकली हिंदुत्व बनाम सेक्युलर सेना किस्म के ताने एक दूसरे पर मारते रहते हैं। दरअसल बीजेपी पर ये शुरुआत कहां से हुई आपको वो बता दें। भारतीय जनता पार्टी पर कस के बरसे उद्धव ठाकरे। उन्होंने कहा कि बीजेपी से 25 साल की युति यानी कि गठबंधन बेकार गई, वेस्ट, ये उनके शब्द थे। हमने उन्हें साथ रखा, हमें क्या मिला? बीजेपी ने सत्ता के लिए हिंदुत्व का चोला पहना। हमने हिंदुत्व नहीं, बीजेपी को छोड़ा है। बीजेपी मतलब हिंदुत्व नहीं है। हमने सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल कभी नहीं किया। ये थे उद्धव ठाकरे। अच्छा, अब इस पर आ गया पलटवार बीजेपी की तरफ से, और पलटवार आया किसका? ये आया देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने कहा कि युति यानी कि गठबंधन के शिल्पकार बाला साहेब ठाकरे थे। तो क्या बाला साहेब का निर्णय गलत था? यह उनका पहला पलटवार। दूसरा, उन्होंने शिवसेना को सड़ने के लिए छोड़ दिया था क्या? लोकसभा का पहला चुनाव शिवसेना ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था। बीजेपी के साथ थे तो पहले नंबर की पार्टी थी, साथ छोड़ने पर चौथे नंबर पर आ गई शिवसेना। शिवसेना का हिंदुत्व कागजों पर है, राम मंदिर आंदोलन में वो कहां थे? चीफ मिनिस्टर का भाषण देखकर लगता है चौथे नंबर पर जाने पर वो आहत हैं। अब संजय राउत जो हैं शिवसेना के, उन्होंने फिर पलटवार किया। उनका जवाब आया, आप देख रहे हैं कैसे एकदम बिल्कुल यूं यूं चल रहा है। हमने महाराष्ट्र में बीजेपी को फर्श से अर्श पर पहुंचाया। बाबरी के बाद उत्तर भारत में शिवसेना की लहर थी। अगर हम उस वक्त चुनाव लड़ते तो देश में शिवसेना के प्रधानमंत्री होते। हमने इसे बीजेपी के लिए छोड़ दिया। बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल सत्ता के लिए करती है। ये सारी चीजें बोली गई। तो आपने देखा, एक तरफ पंच, फिर काउंटर पंच, फिर काउंटर पंच। ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में लगातार चले जा रहा है। तो जो सवाल है सवाल इंडिया का में, वो है अब आपके स्क्रीन पर। 25 साल के साथ पर नहीं बनी बात, साथ छूटे हुए 2 साल, लेकिन अभी भी मचा हुआ है बवाल। हिंदुत्व पर एक दूसरे पर उठाते हैं सवाल, और सवाल क्या है जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया था? नकली हिंदुत्व बनाम सेक्युलर सेना। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ हैं आनंद दुबे, आप प्रवक्ता हैं शिवसेना पार्टी के। निरंजन शेट्टी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे हमारे साथ हैं, और देश रतन निगम, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और बीजेपी समर्थक। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, निरंजन शेट्टी जी, किस तरीके से देखते हैं आप ये जो शिवसेना ने बोला है उसको? संकेत जी, यूं तो मैंने स्वयं उद्धव जी के भाषण को तो सुना नहीं, लेकिन मैंने कुछ न्यूज के माध्यम से जो मैंने देखा और पढ़ा, मैं उसको एक अलग ढंग से देखता हूं, क्योंकि हम अनेक वर्षों से साथ रहे हैं। तो यदि मैं आपको ये बता दूं कि यदि आज वो उनका दादर का जो कार्यालय है, जो इनको बहुत ही प्रिय है, तो स्वयं उद्धव जी हमारे कार्यालय में दादर में आए थे कि किस प्रकार से हमने वो उस वास्तु को बनाई थी। चोरमारी जी भी इस बात को जानते होंगे। और सिर्फ ये नहीं, जब हमने प्रदेश कार्यालय भी बनाया तो स्वयं उद्धव जी आए थे, किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। और यदि मैं अगली बात करूं तो ये है कि उन्होंने जब एक सारांश कहा कि हमने बहुत सी असफलताएं देखी थी और इसके बावजूद हम लोग डगमगाए नहीं। हमारे 2 सांसद, ऑडियो चली गई। और कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता को ये जताना चाहते थे कि जिस प्रकार से असफलता के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर अपनी आइडियोलॉजी को लेके चलते गए, उस और को उनको सोचना चाहिए और कार्यकर्ताओं में इस प्रकार की बातें उन्होंने रखने का। आनंद दुबे, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना बीजेपी का क्या कहना है? इतने सालों का साथ था, अभी उनमें आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है भारतीय जनता पार्टी से? निरंजन भाई बहुत ही बड़ी बात कह रहे थे कि वो जो भारतीय जनता पार्टी थी वो अलग भारतीय जनता पार्टी थी। वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी थी।
आप देखिए कि 1966 में हमारी पार्टी बनती है, 1980 में इनकी पार्टी बनती है। हम धीरे धीरे दोनों मित्र बनकर काम करते हैं। पूरे देश में हिंदुत्व को जो एक गति देने का काम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने उस समय किया था, उसका बखूबी फायदा कैसे उस समय एनडीए जो थी, जो भारतीय जनता पार्टी थी, 24 से ज्यादा दलों को साथ लेकर चलने का काम करती थी। लेकिन वह भाजपा ये पिछले 6-7 वर्षों में जब से एक नई भाजपा आई है, वो देखने नहीं मिलती। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे साहब ने यही कहा कि हमने भाजपा को छोड़ा है, हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। हिंदुत्व हमारे प्राणों में है। बस यही इनके मन में एक टीस रह गई है कि शिवसेना जो भाजपा से अलग हुई है तो उसने हिंदुत्व को छोड़ा है। नहीं मेरा एक सवाल, पूरे भारत में, पूरे भारत में एक छोटा सा सवाल, संकेत जी एक मिनट, एक छोटा सा सवाल, नहीं ये सवाल बहुत जरूरी है, बहुत छोटा सा सवाल। आपने बीजेपी को छोड़ा है लेकिन आपने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा। और आपकी पार्टी जो है वो, उसको यह एहसास होता है कि बीजेपी के साथ वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, समय की बर्बादी हो गई। तो अगर आपने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है तो अब आप एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन में है जिसको हिंदुत्व शब्द से नफरत है, वो तो हिंदुत्व के खिलाफ है। देखिए वो कहते हैं हमारी लड़ाई हिंदुत्व के खिलाफ है। तो बीजेपी का साथ छोड़ करके हिंदुत्व को बचाने के लिए आप एक ऐसी पार्टी के साथ चले गए जिसको हिंदुत्व शब्द से नफरत है। देखिए सरकार जो चल रही है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चल रही है। एक भी भाषण आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा नहीं रहा जिसमें हिंदुत्व शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, हिंदू की बात नहीं हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और शिवसेना प्रमुख ने हमेशा कहा है कि हिंदुत्व हमारा प्राण है। देखिए, अगर सरकार चलानी है तो चाहे हिंदुत्व शब्द के आलोचक भी क्यों ना हो, उनके साथ बैठ करके आप चला लेंगे। नहीं, अगर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर जो हिंदू के आलोचक हैं वो फ्रंट पे आके कह तो नहीं रहे हैं ना कि इस सरकार से हमें कोई अरे और क्या कहेंगे, और कितना कहेंगे। इस सरकार से हमें कोई वो हिंदुत्व के खिलाफ कभी नहीं, कभी नहीं। हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी कांग्रेस और राष्ट्र, मैं बताता हूं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने कभी भी शिवसेना को इस बात पर आपत्ति नहीं जताई कि आप अपना हिंदुत्व छोड़ दीजिए। उनका कहना है कि आपकी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी विचारधारा है, हम सरकार जरूर चलाएंगे भाजपा को दूर रखने के लिए, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी का हम सम्मान करते हैं। और कल भी आप देखिए कि नाना पटोले जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बाला साहब थोराट जो एक अनुभवी मंत्री हैं, दोनों जन ने आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का ट्वीट भी किया है। तो उनको जहां उनको जो करना है वो करते हैं, लेकिन भाजपा की जो दोहरी राजनीति है उससे बचने का काम हम सबको करना पड़ेगा। एक सेकंड निरंजन शेट्टी जी, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, विजय चोरमारे जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो हिंदुत्व शब्द की परिभाषा अभी जो मौजूदा स्थिति है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में, वो परिभाषा कुछ और है कि वो बीजेपी का हिंदुत्व शायद नहीं पसंद लेकिन शिवसेना का हिंदुत्व ठीक है। संकेत जी, एक बात ध्यान में लेनी चाहिए, हिंदुत्व पर हम थोड़ी देर में आ रहेंगे। जो उद्धव जी ने कल बात कही कि 25 साल हमारे बेकार हो गए, यानी सड़ गए, 25 साल यूटी में हम सड़ गए, गठबंधन में सड़ गए, ये जो उद्धव जी का स्टेटमेंट है आज का स्टेटमेंट नहीं है। जब लोकसभा इलेक्शन के पहले एक कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा था कि हम 25 साल हमारी युति में सड़ गए हैं। उसके बाद भी उन्होंने बीजेपी के साथ लोकसभा में गठबंधन किया, विधानसभा में गठबंधन किया। ये ऐसा नहीं, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आज वो गठबंधन टूटने के बाद बोल रहे, जब गठबंधन में थे तभी बोले थे, और उसके बाद 2 इलेक्शन में उन्होंने गठबंधन किया था, बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ा था। आज वो अलग हो गए, आज वो हिंदुत्व का सूर बहुत जोर से लगा रहे, क्योंकि जब से शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र के सत्ता में आए, तब से बीजेपी की तरफ से बार बार हमले हो रहे कि शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। इसकी शुरुआत कब हुई? जब आपको याद होगा कि जब 3 साल पहले पालघर में 3 साधुओं की हत्या हुई थी, वहां कुछ गांव वालों ने साथ, तब से ये बीजेपी ने शिवसेना को टारगेट करना शुरू किया कि शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ गई और महाराष्ट्र में हिंदुत्ववाद साधुओं की हत्या होने लगी। इससे शिवसेना के लोग बहुत आहत है, और इसके लिए उद्धव ठाकरे बार बार उन्हें याद दिलाते हैं कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब बीजेपी का कोई नेता आगे नहीं आया था। तब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई है वो शिवसैनिक है और उनको मुझे उनका अभिमान है।
ऐसा तब बाबरी मस्जिद गिराने, इसीलिए वो बार बार बाबरी मस्जिद का वास्ता देते हैं कि बाबरी मस्जिद शिवसेना ने गिराई। मैं लेकिन चोरमाली जी इसमें एक कदम और आगे जाना चाहता हूं। ये ठीक है, ये उनकी पोजीशन पहले से थी, लेकिन अभी उनका ये इस बात का उल्लेख करना, हिंदुत्व शब्द का उल्लेख करना, उनका ये बोलना कि हमने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, आपको लगता है ये जो अघाड़ी है इस पर कोई असर पड़ सकता है, या अघाड़ी इन सब चीजों से ऊपर है कि कांग्रेस जो है वो यूपी में भले ही हिंदुत्व से लड़े, लेकिन उसको महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी शिवसेना से कोई दिक्कत नहीं है? महाराष्ट्र में सही है, आघाड़ी ऐसी बातें जब जब आघाड़ी के सामने आते तब तब आघाड़ी के बाकी नेता भी कहते हैं कि जो सरकार चली है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चली है, जो आप जिस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उस पार्टी आइडियोलॉजी तहत वो पार्टी चलती रहेगी। जब उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब शपथ ग्रहण समारंभ में वो भगवा रंग का कुर्ता पहन के आए थे। पहली बार वो विधानसभा में आए थे तब भी वो भगवे रंग का कुर्ता पहन के आए थे। वो बार बार यही जताते रहते, यही दिखाते रहते कि शिवसेना ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, शिवसेना हिंदुत्व के साथ है। उनका अयोध्या के बारे में कुछ बार बार कहना, ये सब शिवसेना हिंदुत्व के लिए कर रही है। आप ये मानते हैं कि इसका अलायंस पे फर्क नहीं पड़ेगा? अलायंस पे फर्क नहीं करेगा। हिंदू, ये शिवसेना की जो राजनीति है वो वोट बैंक के से जुड़ी हुई है। अगर हिंदुत्व शिवसेना ने छोड़ दिया तो मुंबई की। ठीक है। आप देशरत्न निगम जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अभी आपने सुना बीजेपी का क्या पक्ष है, आपने सुना शिवसेना का क्या कहना है। शिवसेना एक बड़ी रोचक बात बोल रही थी कि ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी थी, लेकिन फिर वो कहते हैं 25 साल भी बर्बाद हो गए। अब इस 25 साल में तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, इस 25 साल में तो एल के आडवाणी भी अपनी पीक में थे, और उसी 25 साल का साथ को अब शिवसेना बताती है कि हम सड़ गए। संकेत जी, पहले तो सबको मेरा नमस्कार, और मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था तो दोनों ने एक दूसरे को सहयोग किया और एक दूसरे की मदद करी और बहुत अच्छे से कार्य किया उन्होंने। और हिंदूवादी दोनों ही हैं, हिंदुत्व दोनों को ही फॉलो करते हैं, और बीएमसी का चुनाव है इसलिए शब्दों का जो युद्ध है वो चालू हो गया है। तो बीजेपी का भी वहां पर जीतने का पूरा इरादा है और शिवसेना चाहती है कि हम वैसे ही कायम रहें वहां पर। तो ये सारा आप जो युद्ध देख रहे हैं शब्दों का, वो उससे संबंधित है, और हिंदुत्व की परिभाषा दोनों के लिए एक ही है, और वो कांग्रेस की हिंदुत्व की परिभाषा से दोनों ही सहमत नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये कुछ एडमिटेड पॉइंट्स हैं आपके सामने। तो रही बात 25 साल जो बर्बाद कर दिए, देखिए पहली बार ठाकरे परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकार में आया है, उससे पहले नहीं आया। शायद उनकी मंशा यही रही होगी कि 25 साल वो क्यों नहीं रहे, बाला साहब ठाकरे ने क्यों नहीं सरकार ज्वाइन करी, शायद ये मंशा उनकी हो सकती है, इसलिए बर्बाद हो गए उनके वो साल। तो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है महाराष्ट्र का ये बीएमसी के इलेक्शंस को लेके। बीएमसी का इलेक्शन राज्य के स्तर का इलेक्शन माना जाता है, बहुत ही प्रेस्टिजियस है और सम्मानजनक इलेक्शन है। आपका ये कहना है कि ये सब ये सारी चीजें शिवसेना बीएमसी के चुनाव के लिए कर रही है कि लोगों को याद दिला दे भाई हम भी हिंदू? अदरवाइज कोई कारण नहीं था। बाला साहब ठाकरे जो कि भाजपा के साथ और पहले उससे जनसंघ के साथ मिलके हमेशा काम करते थे, संकेत जी, उनकी एनिवर्सरी इस तरह की बात बोलना मैं नहीं समझता हूँ कि सम्मानजनक है। इससे बाला साहब ठाकरे की आत्मा को जरूर मेरे ख्याल से ठेस पहुंची। आनंद दुबे आप किस तरीके से जवाब देंगे कि ये सारी कवायद सिर्फ और सिर्फ बीएमसी के चुनाव से पहले अपने आप को हिंदुत्ववादी दिखाना है? नहीं संकेत जी, मैं निगम साहब की बात से पूरी तरह असहमत हूं। कि 25 साल जो बर्बाद हुए इस परिप्रेक्ष्य में कहे जाते हैं कि जिसके साथ 25 साल खाद पानी देकर जिसे सींचा, जिस व्यक्ति को मजबूत बनाया इस उम्मीद में कि ये जीवन में और 50 साल और 100 साल हमारे साथ चलेगा, और वो 25 साल के बाद आपके पीठ में छुरा भोगता है, तो इसी को कहते हैं कि हमारे इतने साल बर्बाद हो गए। हमने कभी सत्ता के लिए नहीं, हमने हमेशा हिंदुत्व के लिए सत्ता को ढूंढा सहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, तो अगर आपको पॉइंट कुछ बता दें कि कहां के लिए आपने जो अपने खून पसीने से जिस चीज को सींचा वो कहां फसल बर्बाद हो गई, वो कुछ 2-3 पॉइंट्स बता दीजिए कैसे बर्बाद हुई? देखिए क्योंकि बीजेपी से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि भाई आप ही ने कहा था कि आपको मुख्यमंत्री बनना है, जब एक साथ अलायंस में चुनाव लड़े और उसके बाद कहीं और चले गए।
ट्रैक बदल जब दी। मातोश्री में बैठकें हो रही थी उस समय आदरणीय अमित शाह जी आते थे, हाँ। उद्धव साहब से मिलते थे, तब वहां पर देवेंद्र जी भी रहते थे। तब वहां पर एक बातचीत हुई थी कि भाई हम भी आपको बराबरी का मौका देंगे, महाराष्ट्र में आप हमेशा हमारे बड़े भाई रहे हैं, बीच में हम 5 साल मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन आपको भी आगे हम बराबरी का सम्मान देंगे। जब उसको नकार दिया जाता है, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की शपथ कसम खाने के बाद भी जब उसे झुठला दिया जाता है, तो ऐसे लोगों का क्या विश्वास करें। निरंजन और शेट्टी, आपका जवाब। सुबह 4 बजे अजीत दादा के साथ सरकार बना ली जाती है, उसके बाद तो सर हमारे पास कुछ नहीं बचता है ना। इनका चरित्र और चलन जब दुनिया के सामने आता है, तब हम अपने कदम उठाने देखिए, को इसमें मजबूर महाराष्ट्र बड़ी एक रोचक सी स्थिति है, क्योंकि जिन जिन लोगों को आप कोसते हैं, आज की डेट में वही सारे सवाल आपसे भी पूछे जा सकते हैं। आपने कहा हमारा हिंदुत्व, लेकिन आपने अलायंस एक ऐसे पार्टी के साथ कर दिया जिसको ये शब्द ही नहीं पसंद। आपने कहा अजीत दादा, आज आप ही की सरकार में अजीत दादा हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, सारे सवाल घूम घूम के कदम के बाद उनकी डायरेक्शन आप ही की ओर आ जाती है। निरंजन शेट्टी उठाने के बाद, निरंजन शेट्टी, आप नहीं मानते हैं कि जब मकसद एक था, प्रयास एक था, सब कुछ एक था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है कि आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक दल टूट करके कहीं और चला गया, कि आप उनको साथ नहीं रख पाए, बीजेपी। निरंजन शेट्टी, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। शेट्टी जी, आपने अपनी आवाज खुद दबा दी। तो मैंने दबाई अब नहीं आई है आपकी सर। आवाज। अब मैंने दबाई नहीं है सर। मैं ये अनम्यूट अब आप हो गए, अब आप बोल लीजिए। अपनी आवाज क्यों दबाऊंगा सर। मैं आनंद दुबे जी को ये बता देना चाहता हूं कि जो बात वो कह रहे थे कि हमारा जो जन्म हुआ वो 1980 के बाद जन्म हुआ, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ 1951 में जन्म हुआ, और जब शिवसेना का जन्म भी नहीं हुआ तब हमारे 12 विधायक हुआ करते थे। आनंद जी, आपको भली भांति पता है, आपका कहीं पर भी महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं, सिर्फ आप मुंबई तक सीमित ऐसी पार्टी थी। हम और हमारी पार्टी के विधायक पूरे महाराष्ट्र में हुआ करते थे, 12 से 18 विधायक हुआ करते थे, उसके बाद हमारे साथ जुड़े। आपने हिंदुत्व के नाम पर हमसे आपने गठबंधन किया, वो तो स्वर्ग। आप जिस बात कह रहे थे कि वो अटल जी की पार्टी थी, और मैं भी ये कहना चाहता हूं कि वो बाला साहब की शिवसेना नहीं है। आज अगर बाला साहब जिंदा होते तो वो शिवसेना के लोग आज इस तरह से लोगों के साथ गठबंधन नहीं करते। उनका खुद का वाक्य है कि वो अपनी दुकान बंद कर देते। नहीं, लेकिन मुझे आप ये बताइए निरंजन शेट्टी जी, अब भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि भाई हमने गोलियां खाई हैं, शिवसेना ने नहीं खाई हैं, फिर शिवसेना का ये कहना कि भाई हम भी थे। जिस बाबरी मस्जिद का उन्होंने उल्लेख किया उद्धव जी ने, आप सभी को विदित है, पूरे देश भर को विदित है कि रामलला का आंदोलन सम्मानीय अडवाणी जी ने लिया था। इनके विधायक या इनके लोग वहां पर फैजाबाद से रिटर्न आए थे, इनको पूछे, इन्होंने तो चलिए, मेरे पास समय खत्म हो गया है। दुबे जी, जल्दी से 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड में आपका जवाब। ये वाली जो बात देवेंद्र फडणवीस ने बोली है उसके ऊपर उनका कहना है कि हमने सीने पर गोली खाई, शिवसैनिक कहां थे? जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया जा रहा था और आप ही के मीडिया के लोगों ने पूछा था कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, क्या वो शिवसैनिकों ने तोड़ा है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, अगर उन्होंने तोड़ा है तो इस बात का मुझको अभिमान है। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उस समय किसी ने पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाबरी मस्जिद के गुंबद को तोड़ा है? जवाब आपको मिल जाएगा संकेत भाई। निरंजन भाई, केवल सबूतों पर बात करिए, बिना सबूत आपकी बात जनता नहीं मानेगी। भारत को चलिए, अब इसी नोट पर ये कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि ये तारतम्य तो मुझे नहीं लगता कि अब बैठ पाएगा, और अब स्थिति काफी बिगड़ गई है। हालांकि दोनों ही अपने अपने हिसाब से हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अब अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। क्या है फाइन प्रिंट, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब चुनावों में आखिरकार बीजेपी का कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और सुखबीर सिंह ढींढसा के संयुक्त अकाली दल के साथ तालमेल आखिर हो ही गया।
राज्य की 117 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 65, कैप्टन अमरिंदर सिंह 37 और संयुक्त अकाली दल 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नड्डा साहब, एक लंबी प्रक्रिया के बाद और चर्चा के पश्चात हम लोग इस विचार के साथ सहमत हुए हैं और वो मैं ब्रॉडली फिगर्स बता रहा हूँ। 2-3 ऊपर नीचे वो अलायंस और सीट्स को लेकर के तय होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हमारे लिए खास करके खुशी का दिन है कि वी हैव बीन एबल टू हैव एन अलायंस विद द बीजेपी इन पंजाब। We need an economic development. We need people to come in and to invest in Punjab so that Punjab's economy can be boosted. I have also made up our manifesto, which is there, which we have passed on to the BJP leadership, and I'm sure Dhinsa Sahab is also doing it, and then hopefully we'll all put together and come to a common minimum program which we can utilize for Punjab. बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश के एक इंटरव्यू को लेकर उन्होंने ये निशाना साधा। अखिलेश ने इंटरव्यू में कहा था कि मैं पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानता। संबित पात्रा ने कहा कि योगी विकास का संदेश दे रहे हैं, अखिलेश पाकिस्तान का। अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक कैंपेन लॉन्च किया है। इसका नाम है एक मौका केजरीवाल को, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वे दिल्ली में जो सरकार ने अच्छा किया है इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो बनाएं और उन्हें भेज दें। साथ ही वे चुनावी राज्यों में अपने जानने वालों को भी ये बताएं कि उन्हें दिल्ली में क्या क्या सुविधाएं मिली। आज से हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को। इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। आप अपनी एक वीडियो बनाएं और बताएं कि आपको हमारे कौन से काम पसंद आए, आम आदमी पार्टी की सरकार के कौन से काम पसंद आए, आपको किस काम से क्या फायदा हुआ। और वीडियो के अंत में आप अपील करें कि यदि दूसरे लोग भी अपने राज्य में ऐसे अच्छे काम चाहते हैं तो वे भी केजरीवाल को एक मौका जरूर दें। ऐसा एक वीडियो बना के आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें। जिनकी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होगी, ऐसे 50 दिल्ली वासियों को मैं चुनाव के बाद बुलाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनके साथ डिनर करूंगा।